हेलो फ्रेंड, आपने हेडफोन को यूज करो वीडियो की सबटाइटल पर क्लिक करके वीडियो की मजा लो। दोस्तों, मेरे जेठ जी की मिठाइयों की दुकान थी। एक दिन वो मेरे लिए कुछ स्पेशल मिठाइयाँ लेकर आए। फिर उन मिठाइयों को खाने के बाद मैं बेहोश हो गई। और फिर मेरे जेठ जी ने मेरा नाम अनामिका है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे माता पिता नहीं थे और मेरी शादी मेरे मामा और मामी ने मिलकर करवाई थी। उन्होंने बचपन से लेकर अब तक मुझे अपनी औलाद की तरह पाला था और मेरे लिए हमेशा उनकी यही ख्वाहिश थी कि वह मुझ बिन माँ की बच्ची की शादी एक अच्छे परिवार में करें। जब मेरा यहाँ से रिश्ता गया था तो मेरे मामा जी को खबर मिली थी कि लड़का और उसका भाई बहुत कमाते हैं और उनकी अपनी मिठाई की दुकान है। वैसे मिठाई बनाने वाले लोग कितना पैसा कमाते हैं, कितना नहीं, इस बारे में मुझे तो कुछ नहीं पता था, लेकिन मुझे इतना जरूर पता था कि जहां मेरी शादी होने वाली थी वह दोनों भाई बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे थे और लोग दूर दूर से उनकी मिठाई खरीदने के लिए आते थे। मेरे मामा जी ने कहा कि तुम हमेशा वहां पर खुश रहोगी और इसी उम्मीद पर मेरी शादी इस परिवार में हो गई थी। मेरी शादी को 1 महीना ही गुजरा था। मेरी सास दरवाजे पर न जाने कब से खड़ी हुई किसी से बातें कर रही थी। मैंने उन्हें जैसे ही रोज की तरह दरवाजे पर खड़ा हुआ देखा तो मैं अपने काम में बिजी हो गई, ताकि उन्हें यह न लगे कि मैं उनकी बातें सुन रही हूँ, क्योंकि मेरा मकसद तो उनकी बातें सुनना होता था। मेरी सास दिन में ना जाने कितनी बार दरवाजे पर खड़े होकर किसी से बातें करती थी और जब वह दरवाजे से वापस आती तो उनके हाथ में ढेर सारे पैसे होते थे। उनके हाथ में ढेर सारे पैसे देखकर मैं हैरान रह जाती थी कि भला यह पैसे उन्हें कौन देकर जाता है। यही सब मैं जानना चाहती थी, इसलिए उनके करीब जाकर काम को इस तरह से करती जैसे मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ और उनकी बातों को सुनने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मगर मेरे कान उनकी तरफ ही लगे हुए होते थे। उसी वक्त मेरी सास ने एक बहुत ही अजीब सी बात कही थी जो मेरी बिल्कुल समझ नहीं आई थी। जब मैं आंगन में झाड़ू लगा रही थी और उनकी बातें सुन रही थी, लेकिन अब भी समझ नहीं पा रही थी क्योंकि वह बहुत ज्यादा हल्की हल्की आवाज में बातें कर रही थी। मैं जब से यहाँ आई थी मेरे सामने बहुत ही अजीबोगरीब हादसे होते हुए नजर आते थे। पहले तो मैं खामोश रही थी, मगर अब मेरे दिल में बहुत सारा इंटरेस्ट बढ़ गया था। मैं थोड़ा नजदीक जाकर झाड़ू लगाने लगी थी। मेरी सास हर रोज किसी न किसी को क्या बात बताया करती थी और मैंने सोचा कि अपने ही घर की बातें लोगों को बताती होंगी। मगर मैं आज बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी जब मैंने पड़ोसन के मुंह से सुना। वह मेरी सास को बता रही थी कि उन्होंने भी अपने दामाद और बेटी के लिए मेरे पति और जेठ की दुकान से मिठाई मंगवाई थी, लेकिन मेरे जेठ ने कहा कि जब तक दामाद बेटी खुद नहीं आएंगे वह मिठाई नहीं दे सकते, क्योंकि ज्यादातर सारी मिठाई उनकी दुकान पर ही होती है। वह पड़ोसन कहने लगी, ऐसा भी क्या हो गया है? मैं कौन से इस मिठाई को खुद खाने वाली थी? मैं तो उनके लिए ही मांग रही हूँ और उन्हीं को खिलाने वाली थी। पड़ोसन का मूड बहुत ज्यादा खराब हो रहा था। वो और भी काफी सारी बातें बोली जा रही थी, मगर सुई तो बस इसी बात पर अटक गई थी। भला ऐसा क्या था इस मिठाई के अंदर कि वह सिर्फ शादीशुदा मर्द और औरत ही खा सकते थे? यह बात मैंने पहले भी सुनी थी कि शर्मा मिष्ठान भंडार की दुकान में जो मिठाई मिलती है वह सिर्फ शादीशुदा लोग ही खाते हैं। ऐसा क्या था इस मिठाई में और यह पड़ोस वाली आंटी ने किस वजह से वह मिठाई मंगवाई थी? अपने दामाद और बेटी के लिए यह बात मुझे बहुत ज्यादा खटक रही थी। जरूर कोई ना कोई ऐसी बात तो थी जिस वजह से वह हमारे यहाँ की मिठाई अपने दामाद को खिलाना चाहती थी। वह मेरी सास से कह रही थी कि लो पैसे रख लो और मुझे बस अपने बेटों की दुकान से मिठाई मंगवा दो। वह बातें ही किए जा रही थी। मैं धीरे से झाड़ू फेरती रही थी कि उनकी बातें सुन सकूं, लेकिन इस टाइम में हैरत में पड़ गई थी जब पड़ोस वाली आंटी ने मेरी सास को 10,000 दिए। मेरी सास ने इस वक्त पैसों को अपनी मुट्ठी में पकड़कर रख लिया और अपनी साड़ी के पल्लू में बांध लिया। पैसे लेने के बाद मेरी सास के चेहरे पर एक अजीब सी खिलती हुई मुस्कुराहट आ गई। यह बात मेरी समझ से बाहर थी कि इस छोटे से मोहल्ले की इस गरीब सी औरत के पास इतने पैसे कहां से आ गए थे कि नॉर्मल सी मिठाई के लिए वह मेरी सास को 10,000 देने को भी तैयार थी। अब तो मेरा इंटरेस्ट और भी बढ़ने लगा था।
दरअसल मेरे जेठ की पहली शादी हो गई थी और शादी के 1 महीने बाद ही उनकी पत्नी अपने आशिक के साथ भाग गई थी। उसके बाद मेरी सास ने अपने बेटे से बहुत कहा कि वह शादी कर ले, लेकिन मेरे जेठ ने शादी नहीं की। उन्होंने कहा कि जब मेरे भाग्य में शादी होगी तब हो जाएगी। फिर मेरे पति की शादी हो गई और मेरे जेठ ने आज तक शादी नहीं की। मेरे जेठ और मेरे पति दोनों की ही बहुत बड़ी मिठाई की दुकान थी। सुना था कि मिठाई की दुकान सबसे पहले मेरे जेठ ने ही खोली थी। मेरे पति शादी से पहले कोई काम धंधा नहीं करते थे। जब शादी हुई तो मेरी सास ने उन्हें कहा कि अब तुम्हें जिम्मेदारी समझनी चाहिए। शादी के बाद से ही उन्होंने अपने बड़े भैया की मिठाई की दुकान पर जाना शुरू किया था। अब भी मेरे पति बहुत कम ही उनकी दुकान पर जाते थे। कभी कभी वह गारमेंट्स की दुकान पर कपड़े बेचने के लिए चले जाते थे और कभी कभी अपने भैया की मिठाई की दुकान पर चले जाते थे। लेकिन मेरे जेठ बहुत ज्यादा बिजी रहते थे। सारा दिन वह दुकान पर बैठे रहते थे। मेरी सास ने बताया था कि वह किसी नौकर पर भरोसा नहीं करते, इसलिए दुकान पर खुद ही बैठते हैं। और अब पिछले 1 हफ्ते से तो मेरे पति ने बिल्कुल भी उनकी दुकान पर जाना छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे पति को ऐसा लगता था कि मिठाई बेचने के काम में कोई हुनर नहीं होता। उन्हें कोई हुनर वाला काम सीखना चाहिए। मुझे कुछ कुछ शक होने लगा था कि दाल में कुछ काला जरूर है। मैंने जल्दी जल्दी सफाई खत्म की और मैं खाना बनाने लगी थी, ताकि अपने पति के आने से पहले ही खाना बना लूं। वह सारा दिन गारमेंट्स की दुकान पर लोगों को कपड़े दिखाते दिखाते थक जाते थे। मेरे पति कोई दूसरा काम ढूंढने की तलाश में थे। कई बार तो मेरे पति बिना पैसों के ही घर वापस आ जाते थे। मैं चाहती थी कि मेरे पति को कोई ज्यादा पैसों वाला काम मिल जाए। मेरे ससुराल में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि घर में सारा राशन हमेशा भरा रहता था। लेकिन मुझे अपने जेठ और अपनी सास से पैसे मांगते हुए शर्म आती थी, जबकि मुझे मेरी सास ने कभी पैसों के लिए मना नहीं किया था, बल्कि आज भी। मैं हैरत में पड़ गई थी जब मेरी सास ने वो 10,000 रुपये मेरी तरफ बढ़ा दिए। मैं उनकी शक्ल देखती रही। मेरी सास कहने लगी, तुम पैसों की तरफ क्या देख रही हो बहू? ये पैसे तुम्हारे लिए हैं। तुम अपने लिए कुछ कपड़े खरीद लेना, अपने लिए कोई अच्छी सी शॉपिंग कर लेना। अभी तुम नई नई दुल्हन हो, नए कपड़े घर में पहनोगी तो अच्छी लगोगी। वह मेरे करीब में बैठकर मुझसे बातें करने लगी थी, मगर मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैंने पैसों को उलटकर देखा और अचानक मैंने एक सवाल कर दिया। मेरा सवाल सुनते ही मेरी सास के चेहरे का रंग उड़ गया था, क्योंकि मैंने अपनी सास से कहा था कि यह पैसे तो आपको पड़ोस वाली आंटी ने दिए थे, और क्यों? ये बात सुनकर मेरी सास के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए थे। मगर मुझे जाना था, लेकिन उन्होंने मुझे डांट दिया और कहा कि बहू तुम मुझ पर नजर रखने लगी हो, और तो और क्या जरूरत है ये बात पूछने की कि उन्होंने मुझे पैसे क्यों दिए थे। अरे ये मेरे पैसे थे, मैंने उसे उधार दिए थे। उसने आज जाकर मुझे वो पैसे लौटाए हैं। एक तो मोहल्ले में अगर कोई ऐसे ही उधार ले जाता है तो आसानी से वापस नहीं देता। मेरी सास ढेर सारी बातें करते हुए वहां से उठकर चली गई थी और मैं खामोश हो गई। फिलहाल मुझे क्या, जहां से भी पैसे आए थे। मगर शाम को ही फिर से मैंने अपनी सास को किसी दूसरी औरत से पैसे लेते हुए देखा। अब मेरा शक यकीन में बदल चुका था। कुछ औरतें तो अपने लिए या अपने पतियों के लिए मिठाई मंगवाया करती थीं, और इस खास मिठाई की कीमत इतनी ज्यादा तो नहीं थी, मगर मेरी सास ज्यादा ही वसूला करती थी। ना जाने क्यों यह बात मेरी समझ से बाहर होती चली जा रही थी। सुबह का टाइम था। मैं अपने जेठ को नाश्ता देने के लिए उनके कमरे में चली गई तो वह मुझे देखकर चौंक कर खड़े हो गए। अनामिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वह मुझे गौर से देखने लगे। मैंने नाश्ते की ट्रे उनके सामने रखी और सर झुकाकर कहा, भैया आज माँ जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वह उठ नहीं पा रही, इसलिए मुझे आपके कमरे में नाश्ता लेकर आना पड़ा। ना जाने क्यों मेरे जेठ बहुत घबराए हुए लग रहे थे। मेरे आने से पहले उनके हाथ में कोई चीज थी और वह उस चीज को मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे थे। मगर मैं जैसे ही मुड़ने लगी तो मेरी नजर अचानक एक बोरी पर पड़ी और मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये ना जाने किस चीज की बड़ी सी बोरी थी। मैं खुद को संभालती हुई कमरे से बाहर निकल आई थी। मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़कने लगा था। ये सब जो मैंने देखा था आखिर क्या था?
कमरे के अंदर भला ऐसी चीजों को रखने की क्या जरूरत थी? मैं ये सब कुछ सोच सोच कर थक चुकी थी, मगर ये बात मेरी जुबान पर नहीं आ रही थी। मेरी मजबूरी थी कि मैं अपने पति से भी यह बात नहीं कह पा रही थी, मगर मुझे इस राज से पर्दा तो उठाना ही था कि आखिर वह सब क्या था और यह सब कुछ हमारे घर में क्यों हो रहा था। आस पड़ोस की औरतें इतने ढेर सारे पैसे मेरी सास को क्यों दिया करती थीं और क्यों वह खुशी खुशी हमारे घर से मेरे जेठ की दुकान की लाई हुई मिठाई ले जाया करती थी। मैंने आज अपने जेठ से बात करने की ठान ली थी। मैं रात तक उनका इंतजार करती रह गई, मगर वह काफी रात तक घर वापस नहीं आए थे और मैं उनका इंतजार करते करते सो गई। मगर सुबह मैं जल्दी जल्दी नाश्ता तैयार करके अपने जेठ के कमरे की तरफ चली गई। मगर मैं हैरान रह गई थी कि उन्होंने अपने कमरे के दरवाजे को आज अंदर से बंद कर दिया था, जबकि इससे पहले वह कमरे में होते तो कभी उन्होंने अंदर से कमरे के दरवाजे को बंद नहीं किया था। मैं समझ गई थी कि कल मैं अचानक उनके कमरे में चली गई थी और शायद उनको नहीं पता था कि मैं बिना नॉक किए ही उनके कमरे में चली जाऊंगी, और उनको नहीं पता था कि मैं अचानक से उनके कमरे के अंदर चली जाऊंगी। तभी तो उन्होंने आज कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया था। मैंने जैसे ही दरवाजा खटखटाया तो उन्होंने दरवाजा खोल तो दिया, लेकिन उन्होंने दरवाजे से ही नाश्ता ले लिया। मैंने अंदर झांका तो मुझे आज वो गोरी नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरे जेठ ने दरवाजा बंद कर दिया था। मेरे जेठ का कमरा हमेशा बंद रहता था। उनके कमरे की सफाई भी मेरी सास खुद ही किया करती थी। कल मेरी सास को बुखार था, इसलिए मुझे अपने जेठ के कमरे में एक बड़ी सी बोरी रखी हुई नजर आई थी और उसमें सफेद रंग का कुछ पाउडर रखा हुआ था। मैं समझ नहीं पाई थी कि वो सफेद पाउडर किस चीज का पाउडर है। मैं अब भी अपने जेठ के कमरे के दरवाजे के बाहर ही खड़ी हुई थी, क्योंकि मैं इंतजार कर रही थी कि जैसे ही मेरे जेठ नाश्ता करने के बाद दुकान पर जाने के लिए कमरे से बाहर निकलेंगे तो मैं उनसे बात कर लूंगी। और कुछ देर बाद ही मेरे जेठ हाथ में एक थैला लेकर कमरे से बाहर निकल गए थे। मुझे देखते ही उन्होंने कहा कि हाँ बताओ अनामिका, तुम्हें कोई काम था क्या? वो हैरत से मुझे देखकर सवाल करने लगे। मैंने कहा जी भैया, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। दरअसल वह मैंने आपकी मिठाई की बहुत तारीफ सुनी है। आज जब आप दुकान से घर आओ तो रात को मेरे लिए भी मिठाई लेते आना। मुझे नहीं पता था कि हमारे घर की ही दुकान की मिठाई इतनी फेमस है। लोग दूर दूर से उसे खरीदने के लिए आते हैं, जबकि बहुत सारे लोग तो माँ जी को मिठाई का ऑर्डर देने के लिए घर आते हैं। और यहाँ मेरी शादी को 1 महीना हो गया। अभी तक मैंने अपने जेठ के हाथ की बनी हुई मिठाई को टेस्ट नहीं किया। मैं भी आपके हाथ की बनी हुई मिठाई को टेस्ट करना चाहती हूँ, इसलिए आप रात को मेरे लिए 1 किलो मिठाई लेते आना। मैंने मुस्कुराकर अपने जेठ से यह बात कही ताकि उन्हें मुझ पर शक ना हो। दरअसल मुझे अपने जेठ के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखने थे, और मेरी सारी बात सुनते ही मेरे जेठ के चेहरे का रंग उड़ गया था। उन्होंने हाँ या ना में कोई जवाब नहीं दिया, और मुझे देखकर उन्होंने अपना सर झुका लिया और मेरे करीब से होकर वापस चले गए। मैं जानती थी कि वह घबरा गए हैं, मगर इसमें घबराने वाली तो कोई बात नहीं थी। मेरे पति भी घर से काम के लिए निकल गए थे और मेरी सास अभी तक सो रही थी। 2-3 दिन से मेरी सास की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, और दवाई लेने के बावजूद भी उनकी तबीयत को कोई फर्क नहीं था। मैंने जल्दी से अपना पर्स उठाया और अपनी सास की दवाई लेने के बहाने से घर से बाहर निकल गई। कल रात मैंने अपने पति से भी सवाल किया था कि आखिर आपके भैया की दुकान की मिठाई इतनी फेमस क्यों है, लोग दूर दूर से उसे खरीदने के लिए क्यों आते हैं। मेरे पति ने भी मुझे कोई जवाब नहीं दिया था। तभी तो मैंने फैसला किया था कि मैं इस तरह से अपने जेठ से बात करूंगी, और अगर उन्होंने भी मुझे कुछ नहीं बताया तो मैं उनकी दुकान पर जाकर देखूंगी कि आखिर उनकी दुकान पर किस तरह की मिठाई मिलती है। अब मैं किसी न किसी तरह अपने जेठ की दुकान का पता करना चाहती थी, और मैं बहाने से अपने जेठ की दुकान को तलाश करने ही जा रही थी। मुझे डर लग रहा था कि कहीं कोई मुझे पहचान न ले। मैंने अपने चेहरे को भी अच्छे से छुपा लिया था, मगर मुझे तो मिठाई देखनी थी। काफी सारी टूटी फूटी गलियों से गुजरते हुए आखिरकार मैं अपने जेठ की दुकान पर पहुंच ही गई थी, जहां शर्मा मिष्ठान भंडार लिखा हुआ था। शर्मा मेरे ससुर के सरनेम में लगता था, और इसलिए दुकान का नाम भी शर्मा मिष्ठान भंडार था। काफी सारी औरतें और आदमी वहां पर लाइन लगाए हुए खड़े थे। मैं भी इसी लाइन में शामिल हो गई थी।
डर की वजह से मुझे पसीने आने लगे थे। मुझे एक अजीब सी घुटन होने लगी थी। काफी देर इंतजार करने के बाद मेरा नंबर आ गया था। मैं जैसे ही आगे होती गई तो वहां पर मुझे मेरे जेठ नजर आए और वहां मैंने देखा कि मेरे पति भी बैठे हुए थे। अपने पति को देखकर तो मैं चौंक गई थी, क्योंकि आज उन्होंने मुझसे कहा था कि वह नौकरी की तलाश करने के लिए किसी फैक्ट्री में जा रहे हैं। भला वह आज यहाँ पर क्या कर रहे थे? मैं अपने पति से उनके भाई की मिठाई को लेकर अगर कोई सवाल करती तो मेरे पति कहते थे कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता और ना ही मैं अपने भैया के मिष्ठान भंडार में कोई इंटरेस्ट रखता हूँ। और अब देखो, वह तो यहाँ कितने शौक से बैठे हुए लोगों को मिठाई बेच रहे थे। मेरा नंबर भी अब आ गया था। मेरे पति और जेठ जल्दी जल्दी मिठाई पैक करके सबको दे रहे थे। मैंने जैसे ही पैसे आगे बढ़ाए तो मेरे जेठ ने सवाल किया कि मर्द के लिए चाहिए या औरत के लिए। मैं कंफ्यूज हो गई थी और मैंने डरते हुए कपकपाते हुए अपने होठों से कहा कि मुझे मर्द के लिए मिठाई चाहिए। तब उन्होंने मेरे लिए 1 किलो मिठाई पैक की और मुझे मिठाई पकड़ाई और पैसे लिए। मैं जल्दी से वहां से निकल आई थी। न जाने मुझे क्यों लग रहा था कि वह दोनों भाई मुझे पहचान गए थे, मगर यह भी तो हो सकता था कि वह मेरा वहम भी तो हो सकता है। मैं तेज तेज कदमों से घर की तरफ चलती जा रही थी। बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर देख रही थी कि कहीं मेरे पीछे तो कोई नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा था जैसे हर आदमी मेरा पीछा कर रहा है। मैंने खुद को बहुत अच्छे से छुपा रखा था, मगर लोगों की नजरें जैसे मेरे शरीर पर पड़ रही थी। बड़ी मुश्किल से डरते डरते मैं घर तक पहुंचने में कामयाब हुई थी और घर आकर अपने कमरे में आते ही मैंने अंदर से दरवाजे को बंद कर लिया था। पहले तो मैंने कुछ देर आराम किया और उस मिठाई को गौर गौर से देखती रही। थोड़ी देर के बाद मैंने वह मिठाई किचन में जाकर छुपा दी ताकि फुर्सत से खा सकूं। अभी तो मेरी सास मुझे आवाज दिए जा रही थी। मैं जैसे ही भागती हुई अपनी सास के कमरे तक पहुंची, उनके माथे पर हाथ रखा तो वह बुखार में बुरी तरह से जल रही थी। मैंने कहा, माँ जी, आपको तो बहुत तेज बुखार है। मैंने परेशानी से उनको देखा। उन्होंने मुझसे कहा, बहू मुझे पानी पिला दो, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है। अपनी सास को पानी पिलाया और उन्हें बुखार की दवाई भी दे दी और उनके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखने लगी। मुझे अपने सास की बहुत फिक्र हो रही थी। वह बहुत हिम्मत वाली औरत थी और मुझसे बहुत प्यार करती थी, और आज उन्हें इस हाल में देखकर मेरे दिल में और भी ज्यादा बुरे बुरे ख्याल आने लगे थे। जो कुछ भी था, मेरे पति ने मुझे कुछ नहीं बताया था और इसीलिए मुझे इस घर में किसी पर भी भरोसा नहीं था। वह मेरे पति थे। भला मुझे तो इस मिठाई का सीक्रेट बता ही सकते थे। फिर भी इस घर में मेरी एक सास थी जो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मुझे डर था कि अगर मेरी सास को कुछ हो गया तो कभी भी यह दोनों भाई मुझे इस घर से निकाल सकते हैं। वैसे भी मेरा पति मुझसे हर टाइम लड़ता ही रहता था। अभी मैं उसकी नई नई पत्नी थी और वह हमेशा मुझसे लड़ाई झगड़ा करता रहता था। मेरे पति की कोई परमानेंट जॉब भी नहीं थी, इसलिए वह बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा रहने लगा था। शादी से पहले तो उसने कोई मेहनत मजदूरी की नहीं थी। अब शादी के बाद जब जिम्मेदारी बढ़ने लगी थी तो उसे नौकरी की याद आने लगी थी। मैं अपनी सास की हमेशा सेवा करती रहती थी। मेरे ससुराल का माहौल बहुत ही ज्यादा अजीब था। छोटी छोटी गलियां और उल्टे सीधे रास्ते बने हुए थे। ऐसे रास्ते थे कि इंसान को समझ भी ना आए। मैं यहाँ पर कभी नहीं आती, लेकिन मेरे मामा जी को किसी ने बताया था कि लड़का बहुत ज्यादा मेहनती है। दरअसल मेरा पति मेहनती नहीं था, जबकि उसका बड़ा भाई बहुत ज्यादा मेहनती था। मेरे मामा ने सिर्फ लड़के के भाई की मिठाई की दुकान देखकर ही मेरी शादी कर दी थी, क्योंकि सुना था कि उनकी मिठाई की दुकान बहुत ज्यादा फेमस है और दूर दूर से लोग इस मिठाई को खरीदने के लिए आते हैं और किसी भी कीमत में मिठाई खरीद कर लेकर ही जाते हैं। ये बात तो सच थी कि मेरे जेठ की मिठाई बहुत बिकती थी। वह घर में तो किसी तरह का मिठाई का कोई भी काम नहीं करते थे। सुना था कि उन्होंने अपनी दुकान पर ही कोई हलवाई रखा हुआ है और दुकान पर ही सारी रात मिठाई बनती है। फिर सुबह को वह मिठाई बेचने के लिए दुकान लगाई जाती है। मुझे अपनी ससुराल का मोहल्ला पसंद नहीं था, क्योंकि यहाँ की गंदी गलियां और गंदी जगह और गंदे बच्चे खेलते हुए नजर आते थे। जबकि मेरे मामा जी का घर तो काफी अच्छे एरिया में बना हुआ था। ये लोग अच्छा कमाते थे।
मेरे जेठ के पास काफी सारे पैसे रहते थे, फिर भी इतनी घटिया जगह पर घर बना हुआ था। चाहते तो कहीं अच्छी जगह पर भी घर खरीद सकते थे। यहाँ की सारी औरतें घर से बाहर निकलकर आपस में बातें करती रहती थी। उनमें से एक औरत तो मेरी सास भी थी, जो आधे से ज्यादा दिन तो दरवाजे पर ही किसी न किसी औरत के साथ बातों में गुजार दिया करती थी। शादी के बाद मुझे इस घर में आए हुए 1 हफ्ता ही हुआ था, जो मेरी सास ने सारे घर का काम मेरे सर पर ही डाल दिया था। मैं इस घर की इकलौती औरत थी। अब मुझे ही तो इस घर का सारा काम करना था और मुझे यहीं पर ही रहना था। ऐसा भी नहीं हो सकता था कि मेरा पति अपनी कमाई से दूसरा घर खरीद ले और मैं वहां पर जाकर रहने लगूं। मेरा पति तो अभी कोई काम ही नहीं करता था। मैं जल्द से जल्द अपने ससुराल वाले घर से जाना चाहती थी। शादी से पहले मम्मी जी ने तो मुझसे कभी घर का कोई काम नहीं करवाया था। वहां का माहौल भी ऐसा नहीं था जैसा मेरी ससुराल का माहौल था। मेरी मम्मी काफी पढ़ी लिखी थी और उन्होंने मुझे भी अच्छा पढ़ाया लिखाया था। मैं हमेशा अपनी पढ़ाई लिखाई में बिजी रहती थी और ना ही कभी दूसरों के घर में। मैंने ताक झांक की थी, जबकि इस मोहल्ले में हर मामले में टांग अड़ाने वाले लोग बहुत से थे। जबकि इस बात का आइडिया मुझे शादी के बाद जल्दी ही हो गया था। शादी के अगले दिन ही यहाँ पर मोहल्ले की एक एक औरत ने आकर मुझे देखा था और सब मेरे बारे में बातें करती थी। मुझसे तरह तरह के सवाल पूछती थी। तुमने कितनी पढ़ाई की हुई है? तुम्हारी मम्मी का मायका कहाँ का है? न जाने किस किस तरह की बातें करती थी। मैं यहाँ पर 1 हफ्ते बाद ही बोर हो गई थी। मेरे पति मुझे कहीं घुमाने फिराने भी लेकर नहीं गया था। मेरी ससुराल में पैसों की तो कोई कमी नहीं थी। मेरे ससुर तो मर चुके थे और मेरी सास घर में ही रहती थी। सुना था कि इतना सारा पैसा मेरे जेठ जी अपनी मिठाई की दुकान से कमा कर लाते हैं। भला मिठाई की दुकान से तो कोई इतनी ज्यादा कमाई नहीं कर सकता। लेकिन कुछ ही दिनों में मुझे एक अजीबोगरीब बात मालूम पड़ी थी, जिसे सुनकर न सिर्फ मैं हैरान हुई थी, बल्कि अच्छी खासी परेशान भी हो गई थी। और वह बात यह थी कि मेरे जेठ की जो मिठाई की दुकान थी, वहां पर सिर्फ शादीशुदा कपल से मिठाई खरीद सकते थे। यह मेरे जेठ का उसूल था। भला इसमें ऐसी क्या बात थी कि मिठाई सिर्फ शादीशुदा लोग ही खा सकते हैं? यह बात मुझे हजम नहीं होती थी और इसी वजह से आज मैं वह मिठाई लेकर आई थी। मैंने देखा मेरी सास सो चुकी थी और उनका बुखार भी अब कम हो गया था। मैं उनकी दवाइयां उठाकर किचन में चली आई थी। डरते डरते मैंने वह मिठाई का डिब्बा खोला और उस डिब्बे को जैसे ही खोलकर देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी और मेरा सर चकराने लगा था। मिठाई के डिब्बे के अंदर 1 किलो मिठाई में सिर्फ 2 ही मिठाई के दाने थे। बाकी कागज की बनी हुई पुड़िया मिठाई के डिब्बे के अंदर रखी हुई थी। इन पुड़ियों के अंदर कुछ सफेद रंग का पाउडर था, जिसे देखकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं भागती हुई अपने कमरे में गई और वह मिठाई का डिब्बा लेकर मैंने अपने बेड के नीचे छुपा दिया। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह लोग भला क्या खेल खेल रहे थे। यह कोई नशे की पुड़िया थी या फिर जहर की पुड़िया थी जो लोगों के शरीर में जा रहा था? क्या लोग इतने बेवकूफ थे कि बिना सोचे समझे इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी वह इस नशे की पुड़िया को खरीद रहे थे? मेरा दिमाग घूम रहा था और मेरा शरीर कांप रहा था। सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया था। अचानक मुझे जोर का चक्कर आया और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया है। जब मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे में ही थी और मेरे पास मेरी सास और पड़ोस की कुछ औरतें थी। वह दोनों मुझे मुस्कुरा कर देख रही थी। मैं हिम्मत करके उठी और पड़ोस की एक लड़की जो हमारे घर आई हुई थी, वह मेरे लिए गिलास में पानी लेकर आई। उसे मेरी सास ने बुलाया था, क्योंकि मेरी सास ने जब मुझे इस हालत में देखा था तो उन्होंने सामने वाले घर की ही एक लड़की को हमारे घर पर बुला लिया था। उसकी शादी नहीं हुई थी। वह बहुत प्यारी लड़की थी। मुझसे मिलने के लिए कभी कभी हमारे घर पर आती रहती थी। वह तो मुझे बहुत पसंद थी। उसने मुझे पानी का गिलास दिया और कहने लगी, भाभी, आपने तो हद ही कर दी। आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। मैं उसकी बात को समझ नहीं पाई थी। फिर मेरी सास ने भी कहा, हाँ बेटा, ये ठीक कह रही है। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। अगर ऐसी हालत में बच्चे को कुछ हो जाता तो। मैं ये बात सुनकर तो हैरान रह गई थी और बड़ी हैरानी के साथ अपनी सास को देखने लगी।
बच्चा? कौन सा बच्चा? मेरी सास इस बात पर हंसने लगी और उन्होंने कहा कि अभी डॉक्टर आए थे, तुम्हारा चेकअप करके बताकर गए हैं कि तुम माँ बनने वाली हो। मैं तो समझ गई थी कि तुम बेहोश ही इस वजह से हुई हो, लेकिन फिर भी एक बार कंफर्म करने के लिए डॉक्टर को बुला लिया था। मेरी सास मेरे सर पर हाथ रखने लगी और कहने लगी कि अब हमारे घर में भी बच्चे की आवाज गूंजेगी। मैं अपनी सास का चेहरा देख रही थी, वह बहुत ज्यादा खुश लग रही थी। मैंने अपना सर झुका लिया। यह तो बहुत खुशी की खबर थी, मगर ना जाने मुझे खुशी क्यों नहीं हो रही थी। मैंने अपने दिल को समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरे दिल में काफी सारे सवाल बैठे हुए थे। न जाने क्यों मेरा दिल दुख से भर गया था। मैं बिस्तर से उठना चाहती थी, लेकिन मेरी सास ने मुझे रोक दिया। नहीं बहू, अब तुम आराम करो, मैंने विजय को फोन कर दिया है, वह होटल से खाना ले आएगा। और तो और घर आते ही तुम उसे भी यह खुशी की खबर सुना देना। मेरी सास ने कहा कि कल तुम विजय के साथ जाकर किसी अच्छे डॉक्टर से अपना चेकअप करवा लेना। मेरी तबीयत तो ठीक नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें बड़े डॉक्टर के पास ले जाती। मेरी सास बहुत प्यार से बात कर रही थी और मैं बिस्तर पर लेट गई थी। पड़ोस की कुछ औरतें जा चुकी थीं, लेकिन वह लड़की अभी भी मेरे करीब ही थी। मैंने उससे कहा कि मेरे लिए एक कप चाय बना दो। वह बड़ी खुशी खुशी बनाने के लिए चली गई। मैं जानती थी कि कुछ ही देर में पूरे मोहल्ले को पता चल जाएगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि आधे से ज्यादा मोहल्ले की औरतें तो मुझे देखने के लिए पहले ही आ चुकी थीं। न जाने क्यों मुझे रोना आ रहा था। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, जो मैं अपनी सास से छुपाना चाहती थी। शाम को जैसे ही मेरा पति घर आया, तो मेरी सास ने उन्हें भी वह खुशखबरी सुना दी। वह बहुत हैरान हो गए थे और मेरे पास मुझसे मिलने के लिए मेरे कमरे में आ गए थे, लेकिन मैंने उन्हें देखते ही अपना मुंह फेर लिया। उन्होंने मुझसे कहा, क्या हुआ नामिका, तुम खुश नहीं हो? वह मुझे कुछ परेशान लग रहे थे। मैंने उन्हें कह दिया कि मैं खुश नहीं हूँ। मैं अचानक ही अपने पति पर चिल्लाने लगी थी, ताकि मेरी आवाज बाहर बैठे हुए मेरे जेठ भी सुन सके कि ऐसा क्यों। मेरा पति आंखें फाड़कर मुझे देख रहा था। मेरी जोरदार आवाज सुनकर मेरे जेठ भी कमरे में आ गए थे। उन्होंने मेरे पति से सवाल किया, क्या हुआ विजय, सब कुछ ठीक तो है ना? मेरी तेज आवाज पर मेरे जेठ के भी चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए थे। उन्होंने मेरे पति से कहा, क्या हुआ अनामिका को इतना क्यों चिल्ला रही है? आस पड़ोस में अगर इसकी आवाज चली गई तो लोग बातें बनाएंगे। उन्होंने मुझे जताने की कोशिश की थी कि मैं अपनी आवाज को नीचे रखूं। मैंने जेठ जी की तरफ देखकर कहा, हाँ, मुझे पता है कि आप जैसे मर्द उनकी जबानों को काट देते हैं। मेरी इस बात पर वह दोनों भाई एक दूसरे की शक्ल को बड़ी हैरानी से देखने लगे। मेरे पति ने मेरी तरफ घूरते हुए कहा, यह तुम भैया से किस तरह से बात कर रही हो? जबकि मेरे जेठ ने अपने हाथ के इशारे से मेरे पति को रोक लिया था। उन्होंने कहा, विजय, तुम खामोश हो जाओ, मैं अनामिका से बात करता हूँ। वह मेरे सामने बैठ गए, तो मैंने उन्हें कहा कि मैं इस बच्चे को इस दुनिया में कैसे लेकर आऊं, जब तुम दोनों भाई लोगों की जिंदगियों में जहर घोल रहे हो। वह दोनों आपस में शॉक्ड होकर मुझे देख रहे थे। मेरे जेठ ने कहा, खुलकर बात करो, हम समझ नहीं पा रहे। वो अटक अटक कर पूछने लगे और मैंने अपने बेड के नीचे से वो मिठाई का डिब्बा निकालकर उनके सामने रख दिया। ये रहा सच और सबूत, जिसमें सब जाहिर है कि आप लोग मिठाई के नाम पर मिठाई के डिब्बे में मिठाई नहीं, बल्कि उनको ये ड्रग्स की पुड़िया बनाकर बेचते हो, और नशा करने के लिए ही लोग महंगे दामों पर ये मिठाई खरीदा करते हैं, क्योंकि आप मिठाई की आड़ में ड्रग्स का धंधा कर रहे हो। मैंने और भी बहुत कुछ कहना चाहा, मगर मेरे पति ने मुझे डांटकर खामोश कर दिया और कहा कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो। मेरे पति मुझे बहुत कुछ सुनाए जा रहे थे, जबकि मेरे जेठ का चेहरा तो पीला पड़ चुका था। मेरी सास भी उठकर आ गई थी और दरवाजे पर खड़े होकर सब कुछ सुन रही थी, लेकिन वो खामोश थी। मेरे जेठ ने मेरे पति को रोक लिया और कहा कि देखो विजय, आज मैं अनामिका को सब कुछ सच बता दूंगा, क्योंकि ये भी तो अब हमारी फैमिली का एक मेंबर ही है। मुझे यकीन है कि अनामिका कभी ये बात किसी को नहीं बताएगी। मैं बड़ी हैरानी से अपने जेठ के चेहरे की तरफ देख रही थी। तभी उन्होंने मुझे बताना शुरू किया कि जो तुम कुछ समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं एक शरीफ इंसान हूँ
और इस तरह के गैर कानूनी काम नहीं कर सकता। बस मैं हालात के हाथों मजबूर हो गया था। मुझे बचपन से ही एक वैद्य के पास काम पर लगा दिया गया था। वहां मैंने काफी सारा टाइम गुजारा और वैद्य जी बहुत अच्छी दवाई दिया करते थे। वह जिसको भी अपनी बनाई हुई दवाई दिया करते वह बिल्कुल ठीक हो जाता था। मैंने उनसे काफी कुछ सीख लिया था। मैं जब बड़ा हुआ तो वह सारा काम मुझसे ही करवाया करते थे। मैं समझ चुका था कि कौन सी दवाई किस तरीके से बनानी है और किस मरीज को देनी है। लोग दूर दूर से उनके पास इलाज के लिए आया करते थे। फिर एक दिन अचानक से उनकी मौत हो गई। उनकी दुकान भी बंद हो गई थी क्योंकि उनके आगे पीछे कोई नहीं था और उन्होंने शादी भी नहीं की थी। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं वैद्य जी की दुकान को संभाल लूं, मगर जब मैं अपनी दुकान पर बैठने की जगह उनकी दुकान पर बैठने लगा तो कोई भी मुझसे दवाई लेने नहीं आता था। मेरे पास इतना पैसा भी नहीं था कि मैं उनकी दुकान का भी किराया दे सकता। इसलिए शुरू के कुछ दिन तो मैं दुकान चलाता रहा। उसके बाद वह दुकान बंद हो गई। फिर मैंने कोई दूसरा काम किया, पैसे इकट्ठे किए। उसके बाद मेरी माँ ने कुछ अपने जेवर बेचे और कुछ मेरे पास पैसे जुड़े हुए थे। इस तरह से मैंने अपनी अलग दुकान खोल ली, मगर मैं जानता था कि मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए मैंने अपनी छोटी सी दुकान में मिठाई बेचना शुरू कर दिया। लोग मिठाई तो शौक से नहीं खाते थे और मेरी इतनी आमदनी भी नहीं थी। मेरे पास एक आदमी आया और उसने बातों बातों में बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। उसको ब्लड प्रेशर की कुछ परेशानी है। उसने काफी सारे डॉक्टर्स को दिखा दिया, लेकिन उसकी परेशानी ठीक नहीं होती। तो मैंने अपने पास रखी हुई वैद्य की एक दवाई मिलाकर उसकी मिठाई के डिब्बे में रखकर दे दी और कहा कि इसे मिठाई के साथ खा लेना। मेरा मकसद उस आदमी की परेशानी को दूर करना था। दूसरे ही दिन वह आदमी मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा कि तुम्हारी दवाई खाने के बाद मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। वह हैरत और खुशी से मुझे देखे जा रहा था और उसने मुझे और भी ज्यादा मिठाई लेने के लिए कहा। मैंने उसे दवाई की पुड़िया बनाकर मिठाई के डिब्बे में रखकर दे दी। उसने बहुत से लोगों को मेरे बारे में बताया कि मैं मिठाई बेचता हूँ और मेरी मिठाई के अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं जिसकी वजह से बीमार लोग बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। और तो और सबसे अच्छा तरीका मेरे पास यह था कि उस पुरानी दवाई से जिसको मैं उनके पास से लेकर आया था और कुछ जड़ी बूटियां मिलाकर मैंने उसी तरह की और भी दवाई तैयार कर ली थी। मेरी इस दवाई की खासियत यह थी कि जिस मर्द या औरत के अंदर कोई प्रॉब्लम हो या उसका बच्चा पैदा नहीं हो रहा हो, तो मेरी यह दवाई खा लेने से उसकी प्रॉब्लम भी दूर हो जाती और भगवान उन्हें बच्चा भी दे देता। इसी तरह से मेरी मिठाई फेमस हो गई और मैं मिठाई के डिब्बे में दवाई की पुड़िया मिठाई के साथ रखकर देने लगा, जिससे लोगों को बहुत फर्क हुआ। मैं इस तरीके से लोगों का इलाज किया करता था। लोग मुझे मेरी मिठाई के हजारों रुपए देते थे। यह काम मेरा इतना बढ़ जाएगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपना यह राज किसी को नहीं बताऊंगा। मेरी इस मिठाई वाली दवाई की वजह से बहुत सारे बेऔलाद लोगों को औलाद हासिल हो चुकी थी। तभी तो यह बात फेमस है कि मेरी बनाई हुई मिठाई शादीशुदा लोग ही खा सकते हैं। मैं सबसे बहुत फेमस हो गया था और माँ के पास भी बहुत सारी औरतें आती और उनसे कहती कि हमें अपने बेटे से मिठाई मंगवा दो। इसीलिए मोहल्ले की हर कोई मजबूर औरत अपने लिए वह मिठाई मांगने आती थी और कुछ तो अपने जानने वालों के लिए भी लेने आती थी। मैं देख चुका था कि लोग डॉक्टर्स में कितना ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, लेकिन फिर भी उनको कोई फर्क नहीं होता। यही वजह है कि मेरी दुकान पर मिठाई की आड़ में एक ऐसी दवाई बिक रही है जो लोगों का बहुत फायदा करती है, और इसी वजह से मेरी दुकान पर मिठाई खरीदने वाले लोगों की लंबी लाइन लगी हुई होती है। मैंने तो मिठाई का दाम वही रखा जो कि नॉर्मल होता है, मगर लोग खुद ही अपनी खुशी से मुझे ज्यादा पैसे देकर जाने लगे। अब मैं किसी से भी कहता नहीं हूँ कि मुझे कितने पैसे चाहिए या 1 किलो मिठाई के कितने पैसे हुए। जो मुझे अपनी खुशी से जितने भी पैसे दे देता है मैं रख लेता हूँ। तुमने उस दिन मेरे कमरे में बड़ी सी बोरी में जो सफेद रंग का पाउडर देखा था, वह ड्रग्स का पाउडर नहीं था, बल्कि वह मेरे हाथ की बनाई हुई जड़ी बूटियों वाली सफेद दवाई थी। मेरी माँ ने भी जिसको वह मिठाई दी और उसने मिठाई के साथ मेरी दवाई को खाया तो हर किसी को बहुत फर्क हुआ था।
और इसी वजह से हमारे घर से काफी सारी औरतें मिठाई खरीदने के लिए माँ से कह जाती थीं। अब मेरे दिमाग के सारे सवाल जवाब खत्म हो गए थे, क्योंकि मेरे जेठ ने मुझे सारी बात बता दी थी। मैंने अपने जेठ और पति से माफी मांग ली थी। उन्होंने मुस्कुराकर मेरे सिर पर हाथ रख दिया और कहा कि कोई बात नहीं, तुम हमारे घर की मेंबर हो और हम जानते हैं कि तुम इस बात का सीक्रेट किसी को नहीं बताओगी। यही वजह है जो हमारे घर में लक्ष्मी ही लक्ष्मी है और किसी चीज की कोई कमी नहीं। मैंने अपने पति से भी माफी मांगी थी। मेरे पति ने मुझसे बहुत खुश होकर बात की थी। आज पहली बार मुझे अपने पति बहुत अच्छे लगे थे। मैंने अपने जेठ से कहा, भैया आप शादी क्यों नहीं कर लेते? अब तो आपने अपने छोटे भाई की शादी भी कर दी। मेरी बात पर मेरे जेठ हंसने लगे और कहने लगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुझे मेरी मिठाई खाने की जरूरत पड़े। उनकी बात पर हम सब लोग जोर जोर से हंसने लगे थे और मेरे पति भी सर झुकाकर हंस रहे थे। अब मेरी जिंदगी मेरे ससुराल वालों के साथ बहुत अच्छी गुजर रही है। कुछ महीने पूरे होने के बाद मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था और मेरी ससुराल में बेटी के जन्म से सब लोग बहुत खुश थे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।